Okay, good morning students. Today we will discuss the next new topic, refraction of light. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने से पहले हम कुछ एक टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो टर्म्स क्या होती हैं। जैसे हमारे पास दो तरह के मीडियम्स होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, पहला जो आता है रेयर मीडियम, ठीक है, और एक होता है हमारे पास डेंसर मीडियम। देखो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम उसको बोला जाता है विच हैव द लो डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि जिसके पास मॉलिक्यूल की डेंसिटी जो वो कम होती है उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। और जिस मीडियम के पास हाई डेंसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। मान लो ये स्पेस है, ठीक है, स्पेस जो होता है वो क्या होता है, वैक्यूम, वहां पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और ये मान लो हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स है और इसके नीचे मैंने एक मान लिया ग्लास मान लिया, ठीक है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं कि पहले मैं दो का कंपैरिजन करता हूँ, स्पेस और एयर का कंपैरिजन करता हूँ। तो स्पेस में तो मॉलिक्यूल की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है, जीरो है मॉलिक्यूल, जीरो मॉलिक्यूल्स। तो जीरो मॉलिक्यूल्स को होने का मतलब क्या हुआ इन कंपैरिजन टू द एयर। एयर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे हैव द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द एयर। तो स्पेस के कंपैरिजन में एयर जो होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम काम करेगा। सॉरी, स्पेस या वैक्यूम के कंपैरिजन में एयर किसका काम कर रहा है, डेंसर मीडियम का काम कर रहा है। तो वैक्यूम क्या बना, रेयर मीडियम का काम कर रहा है, रेयर मीडियम। और ये क्या बना, एयर जो एयर की लेयर जो है वो काम कर रही है डेंसर मीडियम का, ठीक है। क्यों कर रही है काम, क्योंकि स्पेस वैक्यूम के कंपैरिजन में एयर मॉलिक्यूल के पास जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी जो है वो क्या ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको हम डेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ज्यादा है एयर मॉलिक्यूल के पास इसके कंपैरिजन में, तो इसको मैंने क्या बोला, डेंसर बोला। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं लो डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, लो डेंसिटी होगी, इसके पास तो लो डेंसिटी है, मतलब है ही नहीं, तो लो डेंसिटी हुई इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और डेंसर मीडियम किसको बोलता है, हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में एयर के पास जो है डेंसिटी जो मॉलिक्यूल्स की हाई है, ठीक है। अब जब अगर मैं एयर और ग्लास का कंपैरिजन करता हूं, किसका, एयर और ग्लास का कंपैरिजन करता हूं, ठीक है। तो देखो ग्लास और एयर के कंपैरिजन में ग्लास के पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा डेंस होते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ये। तो इस तरीके से इनका, तो एयर और ग्लास को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो एयर के मॉलिक्यूल मुझे कम लग रहे हैं और ग्लास के मॉलिक्यूल मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है एयर किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे अब रेयर की तरह काम करेगा, और जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वो किसकी तरह काम करेगा, डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, रेयर एंड डेंसर मीडियम। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम एज वेल एज द डेंसर मीडियम। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जिसकी डेंसिटी हाई है तो उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी लो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज हायर तो डेंसर मीडियम, मॉलिक्यूल ऑफ डेंसिटी इज लोअर तो रेयर मीडियम बोला जाएगा। इसको क्लियर हुई बात है सभी को। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखना पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज द डिफरेंट फिनोमेना एंड रिफ्रैक्शन इज द डिफरेंट फिनोमेना, ठीक है। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना इस चीज का। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, यानी कि जब आपकी लाइट जो है अपने पाथ को चेंज करती है उस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कब चेंज करती है, when it going from one medium to another medium, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो लाइट जो एंटर करती है तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या करेगी, अपनी पाथ को चेंज कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो ये वन मीडियम टू अनदर मीडियम ये रेयर टू डेंसर भी हो सकता है और डेंसर टू रेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों केसेस में लाइट जो है वो अपने पाथ को चेंज करती है। तो सिंपल बात, अगर सिंपल लाइन में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये होता क्या है, बेंडिंग ऑफ द लाइट। लाइट जो वो बेंड हो जाती है, ठीक है, अपने पाथ से, बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं एक सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ, ग्लास मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लास की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एयर, तो इसके बाहर क्या होगी, एयर ही होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक ग्लास स्लैब का काम कर रही है, ये ग्लास स्लैब है और यहाँ पे क्या होगा, ये एयर होगा, ठीक है। तो जैसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में, तो एयर किसकी तरह काम करेगी, रेयर मीडियम की तरह काम करेगी, और ग्लास किसकी तरह काम करेगा, डेंसर मीडियम का, बिकॉज क्योंकि ग्लास की डेंसिटी जो है एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, इसलिए एयर जो है रेयर बनेगी। अब देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ, तो मैंने ये लाइट इंसिडेंट करवाई एट ए पर्टिकुलर एंगल विच इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, इंसिडेंट एंगल। और ये जो लाइट हम फॉल करवा रहे हैं इसके ऊपर, इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या बोला जाएगा इसको, इंसिडेंट रे बोला जाएगा। तो ये आई एंगल, इंसिडेंट एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा कि ये लाइट को तो ज्यादा तो स्ट्रेट चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ना इसको, बट ये ऐसे नहीं जाती है। क्या होता है कि ये अपने पाथ को चेंज कर देती है, ठीक है। क्या कर रही है, ये जाना तो इसको स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जा रही है। ये तो कैसे जा रही है, ये थोड़ा सा अपने पाथ को चेंज कर ले रही है, इस तरीके से चली जा रही है। तो ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, अच्छी चीज हम बात याद रखना है, ये क्या चीज होती है, नॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मल के साथ ही एंगल को हम डिसाइड करते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। और देखो ये जो रे जो है इसने अपना पाथ को चेंज कर लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ देखो, जैसे लाइट एंटर की कहां से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर की, तो क्या हुआ, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जैसे ही लाइट एंटर की, तो क्या हुआ, लाइट ने अपना पाथ चेंज कर दिया। तो पहले जाना तो इसको स्ट्रेट चाहिए था, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो हम यूजुअली देखते हैं, अगर हम टॉर्च लेते हैं तो टॉर्च के अगर हम रात के अंधेरे में लाइट फेंकते हैं, तो टॉर्च की लाइट वो बेंड थोड़ी ना होती है, वो तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंसिडेंट लाइट जैसे ही रेयर मीडियम से आई, एयर से आई, ग्लास में एंटर किया, तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की कि ये लाइट वो थोड़ी सी बेंड होगी, जबकि जाना तो इसको इस तरीके से चाहिए था स्ट्रेट, ठीक है। ऐसे ना जाती हुई ये बेंड होकर के चली गई। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस फिनोमेना को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ द लाइट, लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। या तो फिर द फिनोमेना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट, पाथ जो है लाइट का वो चेंज हो रहा है, कहां से कहां कैसे चेंज हो रहा है, when it going from one medium to another medium। ये वन मीडियम है और ये दूसरा मीडियम मान लेते हैं, ठीक है। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम अलग अलग मीडियम है। तो जैसे ही लाइट किसी भी मीडियम से एंटर करेगी या दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर देती है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये इंसिडेंट रे बी, ये ए, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, ये एन मान लेता हूँ। तो देखो ए ओ एन ये बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। नॉर्मल के साथ ही हमेशा कैलकुलेशंस होगी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो बी ओ, इसको भी एन मान लेते हैं, ठीक है। तो बी ओ एन ये क्या बना, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। जब भी अगर रे ऑफ लाइट जो है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कभी भी इक्वल नहीं होंगे, इट विल बी अ डिफरेंट वन, ठीक है। अलग अलग ही रहेंगे दोनों एंगल। तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। क्या होता है कि बेंडिंग होती है लाइट की। अच्छा, नेक्स्ट फिनोमेना आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इस चीज को ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, और आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, देखो, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर, ठीक है। स्पीड ऑफ द लाइट, जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट की इन द एयर जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में भी जो इसकी लाइट होगी दैट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वैक्यूम, ठीक है। तो ये इसकी लाइट की स्पीड जो होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, मीडियम मतलब किसी चीज में अगर एंटर करती है लाइट, ठीक है। एयर से चली है लाइट है, ठीक है, मान लेते हैं लाइट है वो एयर से चली है, किसमें एंटर की, ग्लास में एंटर की। तो इस दोनों की स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती
है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना पढ़ा, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो वो होता क्यों है, किसकी वजह से होता है। देखो जैसे हम देख पढ़ा कि जैसे हम लाइट को इसके साथ इंसिडेंट करते हैं तो ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है लाइट। तो ये बेंडिंग क्यों होती है लाइट, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। किसकी वजह से होती है बेंडिंग, आपकी वेलोसिटी की वजह से होती है। तो वेलोसिटी की वजह से कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे तो जो लाइट आ रही थी उसकी स्पीड जो थी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जैसे ग्लास में एंटर किया तो इसकी स्पीड जो वो कम हो गई, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसी वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, ये अपने पाथ को चेंज कर देती है, ठीक है। कभी अगर आपको पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो वो क्यों होती है, तो आपने सिंपल सा कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, क्योंकि जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड जो वो कम हो जाती है। तो कम होने की वजह से क्या होता है, वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, ठीक है। दैट इज द पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है क्या, स्पीड ऑफ द लाइट, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। मीडियम मतलब चाहे ग्लास में एंटर कर रही है या वाटर में एंटर कर रही है या किसी और लिक्विड में इसके अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो मतलब जिसकी डेंसिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एयर के साथ किसकी कंपैरिजन कर दिया, किसका कंपैरिजन कर दिया, मीडियम का कर दिया। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो देखो स्मॉल एन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू दैट ऑफ द रेशियो में ये दोनों का, ठीक है, टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कुछ और अगर चीज यहाँ पे रखी होती है जैसे हम जहां से लाइट जो हो वो पास कर जाए, मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जहां से लाइट जो हो वो पास कर जाए, ठीक है। तो उस मीडियम को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू इजीली कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। जो एयर में स्पीड ऑफ दी लाइट की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, where c represent the speed of the light, ठीक है, to that of the speed of the light in medium। जैसे ही मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो अब c थोड़ा ना रहेगी, 3 × 10⁸ थोड़ा रहेगा, c तो कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये वैल्यू जो वो कांस्टेंट है, तब वो थोड़ा ना रहेगी, वैल्यू तो चेंज होगी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इससे v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दैट इज द एप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो मुझे कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसके फुट में मैं ग्लास लिख देता हूँ कि मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं। तो कैसे निकालूंगा, देखो मुझे पता स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर, ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर सी, एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास बी इन ग्लास, बी के फुट में लिख दिया ग्लास, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है उसको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द ग्लास कैन बी रिटन एज, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जैसे ही ग्लास में एंटर करती है तो ग्लास में इसकी स्पीड जो हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो गए, 10⁸ भी कैंसिल हो गया, तो 2 को 3 से कैलकुलेट किया तो इट विल कम्स आउट टू बी 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ग्लास विल कम्स आउट टू बी 1.5, यानी कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस लाइट को बेंड करने की जो पावर होगी, कैपेसिटी होगी उसकी, वो कितनी है 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द एयर। एयर के कंपैरिजन में कितनी होगी 1.5 टाइम्स, ठीक है। इट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, इसको याद रखना। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिटलेस क्वांटिटी। इसको कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज द प्योर ए नंबर, एक नंबर ही होता है। ये क्या होता है, ये प्योर ए नंबर, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है और एक नंबर होता है। तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखी मैंने, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया हुआ है। उसी तरह से अगर लाइट जो है एयर से वाटर में एंटर करती है, अगर मान लो मैं वाटर का केस मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वाटर में एंटर करती है तो ये होता है सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता है,
ठीक है, तो यहीं से और ये नॉर्मल आ गया मेरे पास। तो जैसे ही इसने एंटर किया वाटर में तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू अलग वैल्यू आएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन केस ऑफ द वाटर में जो होती है वो डिफरेंट हो जाएगी। ये आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 2.85 होती है इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में निकाल सकते हो। कैसे? इसी फॉर्मूले का यूज करके। स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहेगी, ये तो यही लिखी जाएगी। डिवाइड कर दो इसको किसके साथ है, जो स्पीड होगी उस मीडियम के अंदर। तो इस दैट वे यू कैन कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो।